ट्रांसजेनिक प्लांट जो हमने स्टार्ट किए थे, तो हमने देखा कि देयर आर 5 मेजर एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक प्लांट. व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिनके हम लोगों ने जिन्होंने उनको मॉडिफाई किया है, ऐसे कुछ प्लांट्स. तो द वेरी फर्स्ट वाज क्या था वो, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट. उसके बाद क्या था, बायोफोर्टिफिकेशन, मतलब उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करना या फिर एनहांस करना. देन थर्ड वन इज पोस्ट हार्वेस्टमेंट मॉडिफिकेशन, जहाँ पे हमने देखा था एग्जांपल ऑफ फ्लेवर सेवर टोमेटो. एंड नाउ द फोर्थ वन, दैट इज प्लांट्स एज अ फैक्ट्रीज. तो नाउ द नेम एज सच, मतलब प्लांट एंड फैक्ट्रीज. वी ऑल नो फैक्ट्री का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, वी ऑल नो. ओके, बट नाउ व्हाई वी आर यूजिंग एज अ प्लांट एज अ फैक्ट्रीज, बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्लांट्स को यूज करेंगे to produce a large number of biochemicals or different vaccines or other kind of biopharmaceuticals etc. तो एग्जैक्टली क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें. ओके, तो हम लोग लेट्स सी दैट एग्जैक्टली व्हाट इज इट. सो बिफोर गोइंग अहेड, अगर यहाँ तक कुछ डाउट्स होगा तो प्लीज लेट मी नो. ओके, सो कंसिडरिंग कुछ डाउट्स नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे. So plants as a factories. So to produce a novel biochemicals and vaccines, which are in general we consider as a typically biopharmaceuticals, ऐसे बोलते हैं उसको. Plants are the potential factories or bioreactors. Bioreactors मतलब a large system जहाँ पे large amount of production कर सकते हैं at the same time. Okay, which uses high value biochemicals like starch, which is a carbohydrate or polymeric carbohydrate basically, sugar, which is something like glucose or fructose or other kind of sugars, lipids, matlab fatty molecules, proteins, which are again essential macromolecule, and the products like fine chemicals like flavonoids, then there are perfumes, cosmetic products, adhesive molecules, and some industrial lubricants, biodegradable plastic. This is taking on more attention nowadays, matlab, because we know plastic is a major problem and solve karna is even more difficult, because now we are मतलब so habitual to the plastic use ना, मतलब हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो विदाउट प्लास्टिक हो ही नहीं सकती. like in each and everything that is like plastic is like an integral part of our life now. एंड दो गवर्नमेंट ने ये सब किया है, प्लास्टिक बैग्स को बैन करो, ये करो, वो करो, वी ऑल कैन सी, मतलब सब लोग देख सकते हैं कि प्रॉपरली, मतलब चोरी चोरी ही सही, मतलब कुछ झोल करके, and kind of people keep on using this particular plastic bags, and again it creates some other problem because plastic is not a degradable polymer. So उसको degradation करने के लिए it takes a very large span of period, like years and years and years, but then it is not that eco-friendly or environmental friendly, and that's why हम लोगों को एक alternative चाहिए, and for that reason biodegradable plastic is coming in a picture. And then even it is used as a renewable energy crops to replace the fossil fuels. So we all know the fossil fuels are not like unlimited source of energy जो हमारे पास है. अगर हम लोगों ने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया इन वन और लाइक कभी ना कभी उसको एक्सप्लॉइट या फिर एग्जॉस्ट, इफ यू कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग इट बियॉन्ड द लिमिट, कभी ना कभी तो उसको एग्जॉस्ट होना ही है, मतलब वो खत्म होने ही वाला है. एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड सम अल्टरनेटिव्स. ऐसा नहीं है कि ओके एक दिन वो पूरा खत्म होगा एंड सडनली क्वेश्चन नया आएगा. नो, नॉट लाइक दैट. अभी अगर तुम लोगों ने देखा, देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स व्हिच आर कमिंग इन अ पिक्चर, लाइक पीपल लाइक लोगों ने अभी हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टार्ट किया है, इवन इथेनॉल बेस्ड एनर्जी चालू किया है. सो ऑल दिस थिंग्स आर लाइक कमिंग. सो मे बी इन फ्यूचर दोनों बैलेंस हो जाएंगे कि जो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल से उसका भी, एंड जो हम लोग ने बनाए हैं मे बी हाइड्रोजन बेस्ड होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड होगा या फिर अल्कोहल बेस्ड होगा. तो तो that can be used basically, and which will be good for us. Okay, so when I say biopharmaceuticals, exactly उसमें आता क्या है? It includes mainly proteins, hormones, antibodies. Antibodies are the molecules which are produced in our body in response to a particular foreign material which we call as antigen. Okay, then vaccines or enzymes. So vaccines, we all know something called as edible vaccines are there, which are based on the plants.
and then enzymes which can be isolated from the transgenic plant. So this all can be produced using the plant. In normal scenario, ये सब बनाने के लिए हम लोग को एक टिपिकल सिस्टम लगता है, एक प्रॉपर फैसिलिटी लगता है, देयर आर अलॉट मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड कि जो लाइक फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन आई नीड अ टिपिकल प्रोडक्शन मेथड, उससे पहले किस बना रॉ मटेरियल, देन उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड ऑल. ऐसा नहीं है कि प्लांट्स पे यूज किया तो सब खत्म हो गया. नो, ये प्लांट बेस्ड प्रोसेस में भी इट ऑल दिस मेथड्स आर देयर, बट द efficiency or we can say the amount produced is quite a lot, okay, as compared to the other methods. Still people are using matlab bacteria based systems are also very commonly used, because again plant based system there are again few restrictions and regulations come in the picture, so that's why. So this is the basic about the plant as the factories. Okay. Okay, so I have सबको slides दिख रहा है because okay fine. So yeah, so some of these proteins that are being produced by the transgenic crop plant. तो ऐसे क्या क्या बनाया है using this particular transgenic plant till now. So let's have a look on this particular thing. So it includes the human growth hormone. I think the name itself, human growth hormone. मतलब ऐसे हार्मोन जो अपनी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. So this particular hormone was produced by using a transgenic plant. और वो कैसे किया था कि ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन है that was inserted into the chloroplast DNA of a tobacco plant. जैसे जैसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए, जैसे कि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है, इन द सेम वे क्लोरोप्लास्ट के पास भी उसका खुद का डीएनए होता है. तो जब भी क्लोरोप्लास्ट का रेप्लिकेशन होगा, ये डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा, एंड द जीन विल बी कैरिड फॉरवर्ड बेसिकली to the next cells, next level or generation of the cells, and in that's because chloroplast based DNA method are very commonly used in case of plants. So that is a one thing, or that is a one product like a growth hormone. Then second product is like humanized antibody. Humanized antibodies matlab the antibodies which are actually required for like human, basically human based or for human basically, or उनके लिए स्पेसिफिकली. तो ऐसे एंटीबॉडीज बनाए गए थे अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक HIV, respiratory syncytial virus, it is a virus which causes respiratory problems. Then herpes simplex virus, HSV, and which is basically a cause of the cold sores basically. So ये जो वायरसेस है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज. तो हम लोग को क्यों जरूरत है एंटीबॉडीज की? बिकॉज अगर कोई सिवियरली इन्फेक्टेड है एंड उसका बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, मतलब जैसे कि अभी अगर तुमने सुना रहेगा, आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा है, सुना है, बहुत लोग अपने स्टेटस में भी डालते हैं कि आई वांट ब्लड डोनर ऑफ ओ पॉजिटिव या फिर ए पॉजिटिव, समवन इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना एंड आई वांट ब्लड. सो व्हाई वी वांट टू गिव ब्लड इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना बेसिकली? एंड उसके लिए लिखा रहता है कि जो रिसेंटली इन्फेक्टेड हुआ था कोरोना से, ऐसे लोगों का मुझे ब्लड चाहिए. मतलब आई वांट अ ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हु वाज इन्फेक्टेड बाय कोरोना विद इन सम लाइक सम डेज बैक, और ऐसे मतलब जिसको अभी अभी इन्फेक्शन होके गया है. तो व्हाई डू आई नीड टू डू दिस थिंग? बिकॉज कोरोना में ऐसा नहीं है कि उसको पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, या फिर कोरोना डोंट रिक्वायर ब्लड रिलेटेड वर्क एज सच. तो क्यों चाहिए? तो बिकॉज ये जिन लोग को भी कोरोना होके गया है उन लोग के बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुके होते हैं. एंड एज वी ऑल नो, जैसे कि एज की वजह से इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो जो भी ये लोग अबाउट 60-65 इयर्स ओल्ड, उनका इम्यून सिस्टम इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो इवन जब उनको कोरोना हो जाता है तो ऑब्वियसली उनको और भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक उनको कभी बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी को डायबिटीज होता है, किसी को मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस लाइक अदर डिसीजेस दे गो थ्रू. तो एट दैट टाइम उनका बॉडी इतना एफिशिएंटली एंटीबॉडीज बना नहीं पाता है. तो व्हाट आर दे डूइंग जनरली? हम लोग एक थेरेपी यूज करते हैं, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं ऐसे बंदे से या फिर ऐसे बंदी से जिसको कोरोना हो गया है. ओके, तो आई एक्सपेक्ट दैट कि उसके ब्लड में बहुत सारा एंटीबॉडीज होगा अगेंस्ट द कोरोना. तो आई विल टेक द ब्लड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. उसमें से जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, सबको मैं निकाल दूंगा. तो बचेगा क्या? प्लाज्मा. ओके,
वी ऑल नो ब्लड किससे बनता है, ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल कॉर्पसल्स। तो अगर मैंने सेल कॉर्पसल्स को निकाल लिया तो प्लाज्मा बचेगा। तो इस पर्टिकुलर प्लाज्मा में देयर आर डिफरेंट प्रोटीन्स, देयर आर डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स एंड देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज फॉर दिस पर्टिकुलर कोरोना। तो ये जो मैंने प्लाज्मा निकाला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेशेंट, अभी मैं इसको डालूंगा टू द पेशेंट हु इज करेंटली सफरिंग अ लॉट और जो खुद से एंटीबॉडी बना नहीं पा रहा है। तो जैसे मैं ये पर्टिकुलर प्लाज्मा को डालूंगा वो पर्सन के अंदर, वो क्या होगा, जो उसके उसमें जो एंटीबॉडीज होंगे, इवन दैट विल बी गेट एक्टिवेटेड और वो अपना काम चालू करेंगे एंड दैट्स व्हाई द पर्सन विल गेट बेटर एंड बेटर इन हिज और हर हेल्थ कंडीशन, और उसमें उसके इम्यूनिटी बिल्डअप होने में हेल्प होगा। तो दैट इज जस्ट वन एग्जांपल व्हाई वी रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज। ओके, एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन द सेम वे देयर आर मल्टीपल अदर डिसीजेस जिसके लिए हम लोग को एंटीबॉडीज की जरूरत है, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक प्लांट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ दिस एंटीबॉडीज। ठीक है। Still I will say कि like plant based methods are not that common for antibody production, but still there are few. Okay, but then bacteria का जो है that is always very commonly used because bacteria का growth rate is very fast. Bacteria मतलब अगर मैं E. coli बोलूँ तो 20 minutes में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे हो जाता है फटाफट फटाफट। But plant का cells basically is eukaryotic cells, so it takes quite a long time to replicate and grow. So that is बस one एक drawback हम लोग बोल सकते हैं with respect to plants. So okay, so that is about humanized antibodies, and then protein antigens to be used in a vaccine. So basically हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे वैक्सीन, वी ऑल नो वैक्सीन में ऐसा कुछ तो होता है which is a component of or something related to particular बैक्टीरिया और एनी ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट मुझे वैक्सीन बनाना है। ओके, तो जनरली वी प्रेफर टू टेक अ प्रोटीन ऑफ पर्टिकुलर जिसका हम लोग एंटीजन बोलते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली डिसीज इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एंटीजन, जिसको हम लोग यूज करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। So as there are multiple example basically. So for example, there are patient specific anti-lymphoma vaccine. So lymphoma is a type of cancer which is basically a cancer of lymphoid tissue. It is a type of tissue in our body. So it is a type of cancer. Then there is a B cell lymphomas, which is also a type of cancer again, and which is basically which are clones of malignant B cells expressing on their surface a unique antibody molecule. तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन टारगेट इट यूजिंग अ टिपिकल वैक्सीन। ओके, तो दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ लिम्फोमा। फॉर नाउ हम लोग को इतना आइडिया रखना है कि ओके, प्रोटीन एंटीजन्स टू बी यूज्ड इन अ वैक्सीन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ओके, I hope I'm clear. यहाँ तक कुछ डाउट है, so you can please ask or write it down in our chat box. So, sorry. वो जो अभी देखा हमने ग्रोथ हार्मोन्स था या फिर एंटीबॉडीज था या वैक्सीन, दिस आर समथिंग वेरी टिपिकल हेल्थ रिलेटेड, या फिर जो हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू लाइक हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर सम अदर प्रोडक्ट्स आल्सो व्हिच आर रिक्वायर्ड और like which are also produced by using this particular transgenic plants. So one of okay, कोई किसी ने माइक ऑन किया है, कुछ पूछना है क्या? हेलो, okay, so there are some other products also. So one of it is like super glue. It is produced by a tobacco plant with genes encoding for a powerful adhesive protein. So basically adhesive protein मतलब a sticky kind of material जो बनाया गया है using tobacco plant, which enables the marine mussels. Mussels, I think you must the typical shell क्या बोलते हो, शिंपले मराठी मध्ये आपण त्याला शिंपले बोलतो, काइंड ऑफ थिंग जो जनरली या फिर क्या है वो, ओके, जैसे कि एनिमलिया में देखा रहेगा कि देयर आर सम एनिमल्स बिलोंगिंग टू मॉलस्कास एंड ऑल, सो वो टाइप के एनिमल बेसिकली will generally stick to the rocks and generally, and so this particular glue helps
them to stick to the rock basically. So it gives the adhesiveness of that about attachment properties to this particular animals. And then it will be especially valuable as a biochemical glue. Obviously अगर मुझे कुछ sticky material चाहिए, so it can be used for body repairs during the surgery. So you can say it is a kind of glue जो basically human body के लिए या फिर biological purposes के लिए use किया जाता है. Then transgenic plants containing oil encoding gene from marine algae is produce the oil that has a nutritional value which is almost similar to the cod liver oil. So that is again a plus point. So you can see हम लोग सिर्फ एक जेन डाल रहे हैं प्लांट में, सॉरी हम लोग सिर्फ एक जेन डाल रहे हैं प्लांट में, एंड देन द प्लांट इज गिविंग अस समथिंग वेरी एफिशिएंट एंड वेरी गुड प्रोडक्ट विच इज सिमिलर टू समथिंग जो बहुत रेयरली हम लोग को मिलता है. मतलब लाइक कॉड लिवर ऑयल इज नॉट दैट, मतलब ऐसे इट्स नॉट अ palm oil की अरे गया मेरे लेके आया, मतलब इट्स क्वाइट कॉस्टली इफ यू कैन गो बाय कॉस्ट वाइज आल्सो. बस बिकॉज हम लोग को ये मेथड्स फॉलो करें तो इट हैज बिकम कि ओके एटलीस्ट पॉसिबिलिटी की we can produce it in a large amount so that at least it can be available to everyone. Okay, so and the cost will be at least thoda sa affordable as compared to the like other things. So that is one thing. So that is a plus point why we use go for transgenic plant. Then there are other things like they have also tried to produce some anti-malarial drug like artemisinin. It is a anti-malarial drug which is generally used against the plasmodium. Plasmodium is a protozoa which causes this particular disease called as malaria. So it can be used against uh, this particular plasmodium, and this particular antimalarial drug is also produced by the transgenic plant. And then there are multiple plants like most of very commonly opium poppy, जिसको genetically engineer किया गया था to produce a more powerful painkillers. So we all know there are different types of painkiller available, but then to increase उसका efficiency और उसका potency, let's say जो प्लांट से वो ऑब्टेन किया गया था उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया एंड so that it becomes more potent or more powerful in its action. So these are just examples, different examples जिसमें plants को as a factories use किया गया है for different production, no matter it's a hormone or it's an enzyme or a super glue or oil or a painkiller. But ये सबसे हम लोग को समझ में आ रहा है कि okay, the spectrum of application मतलब multiple things. It's not like कि वो टेक्निक से हम लोग को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है या that technique is just for one particular purpose. No, there are different protein, different enzyme, different medicine which can be produced by using this particular plants, and that's why the applications are kind of wide spectrum. Like it's very widely applied for different purposes. Then the last advantage of this particular transgenic plant is producing an edible vaccine. I think मैंने already explain किया था कि what is the edible vaccine. So कौन बताएगा मुझे what is edible vaccine? इतना सन्नाटा है कि I can see कि everyone is sleeping. ओरल वैक्सीन जो हम लोग ले सकते हैं ओरल खा सकते हैं डायरेक्ट. ओके, तो वो किसके थ्रू, मतलब कैसे लेंगे हम लोग? कोई डायरेक्टली एज अ ड्रॉप लेंगे जैसे कि पोलियो होता है उसको मैं एडिबल वैक्सीन बोलूंगा, या फिर कोई फ्रूट में या कोई वेजिटेबल के थ्रू लूंगा उसको एडिबल वैक्सीन बोलेंगे? कोई फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में लेके खा सकते. Okay, so the vaccines which can be taken by some fruits or some vegetables or some plant material are considered as a edible vaccine. इसका फायदा एक ही है कि हम लोग को टिपिकल इंजेक्शंस की या फिर सिरिंजेस की या फिर टिपिकल डॉक्टर की जरूरत नहीं है टू गिव द वैक्सीन. हम लोग जस्ट फ्रूट खाएंगे एंड द वैक्सीन विल गो इनसाइड द बॉडी. सो दैट्स व्हाट दिस टिपिकल concept is based on. So these are the genetically altered plant that can provide a protection to infectious diseases. Okay, why? Because this plant contains some antigenic protein जो the immune system, and we start producing the antibodies or give the immune response against this antigenic proteins so that the body becomes ready कि next time कभी भी
ये कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट करेगा तो द बॉडी विल किल द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज उसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज या फिर कुछ फाइटिंग मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, plant products acting as a vaccine will be inexpensive, which is a major point because मुझे ऐसा स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइक रेफ्रिजरेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती. So it's inexpensive to produce and thus can be easily available to the developing countries. So when I say developing countries, like okay, India is one of the developing countries, and if you go थोड़ा मतलब अगर देखोगे, there are many people which are still not getting that like the basic needs of the life. जो उनके पास मतलब like what are basic needs basically food, shelter and clothes, उनके पास वो भी नहीं है properly. And तो अगर उनके पास वो भी नहीं है, so getting a typical हेल्थ फैसिलिटीज लाइक कोई वैक्सीन लेना है या कोई मेडिसिन लेना है, ये तो बहुत दूर की बात हो गई. तो दैट्स व्हाई वी नीड समथिंग कि उनको ये सब प्रोवाइड कर सके. अभी यू कैन सी पोलियो का वैक्सीन इज फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीवेयर, मंथ में आई थिंक ट्वाइस और 3 मंथ्स में एक बार कभी तो होता है. सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज हम लोग को वो इरेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है. एंड पोलियो इज ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड नाउ, बट जस्ट फॉर द ना. And why it is eradicated? Because the government has taken a very big step, like every month या फिर every 3 months में once वो लोग वो वैक्सीन लगे घर घर पे जाके. अगर तुम लोग भूल भी गए तो इवन वो लोग घर पे आके पूछते हैं हम लोग को कि अरे घर में कोई बच्चा है क्या, उसको दिया या नहीं दिया है क्या, एंड दे मार्क ऑन द लाइक डोर और समवेयर कि ओके यहाँ पे नहीं है या फिर है. सो लाइक इतना दे आर टेकिंग अ स्टेप टू इरेडिकेट सच प्रॉब्लम्स. But still there are few people who are suffering a lot and not getting enough facilities or not able to afford this vaccine, and उनके लिए ये particular things important है. और especially अगर तुम लोग जाओगे in African countries जहाँ पे most of the people are malnourished and they are suffering from a lot of health problems, the things like edible vaccines are very valuable. Like उनका importance is like beyond anything, like it's like beyond explanation. So we need such things. So the two important advantage, it's inexpensive and can be easily made available. Okay, so they can ask you what are the advantages of the edible vaccine. So you need to explain that it is inexpensive and it can be easily available in a developing country. So there are different types of plants which are now considered as a edible vaccine के लिए target. So it includes potatoes, tomatoes, bananas, soybeans, alfalfa and cereals. So these are just examples of the plants which are considered. But generally we prefer a plant जिसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So there is one example, I don't know, हमारे बुक में नहीं दिया है, just for your information. Vibrio cholerae, which causes the cholera. तो वो एक टॉक्सिन बनाता है, तो उसके आगे एडिबल वैक्सीन बनाया गया था using potato as a plant. तो ऑब्वियसली पोटैटो को हम लोग कच्चा खा नहीं सकते. वाई? बिकॉज पोटैटो में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, स्टार्च, और हमारी बॉडी में स्टार्च को डिग्रेडेशन करने के लिए इतना एफिशिएंट एंजाइम सिस्टम अवेलेबल नहीं. तो द थिंग इज नाउ कि उसको अगर मैंने हिट कर दिया तो देयर आर चांसेस दैट कि वो जो मैंने उसके अंदर डाला था एंटीजेनिक प्रोटीन वो भी हिट के साथ डिग्रेड हो जाएगा एंड देन देयर विल बी नो इफेक्ट. तो उन्होंने उसको ऐसे प्रकार ऐसे वे में बेसिकली डिजाइन किया था कि जब हम लोग उसको कुक करेंगे तो 50 ओनली आउट ऑफ 100% ओनली 50% ऑफ द प्रोटीन विल गेट डीनेचर्ड और डिग्रेडेड एंड 50% ऑफ द प्रोटीन विल स्टिल बी प्रेजेंट इन अ प्रॉपर स्टेट इन द पर्टिकुलर पोटैटो. तो जब कोई भी वो कुक पोटैटो खाएगा उसके पेट में 50% एंटीजेनिक प्रोटीन जाएगा एंड दैट इज दे फाउंड दैट कि इतना ही मतलब उतना इज सफिशिएंट टू इंड्यूस अ इम्यून रिस्पांस इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. सो this is just an example. Okay, then with this we are done with the transgenic plant parts and उसके different advantages. So I hope सबको समझा है. अगर नहीं समझा है तो please ask the question so that हम लोग sort out करेंगे. Any questions? Okay, so as there are no questions, तो मैं खुद कुछ ना कुछ पूछ लेता हूँ. ओके, सो जो नाम मैं लूंगा, सी मुझे वो सिर्फ पार्टिसिपेंट लिस्ट पे दिख रहा है.
सो आई डोंट नो कि वो तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पेरेंट्स का है, किसी का है, तो इन बाय मिस्टेक अगर किसी का फैमिली मेंबर्स का नाम रहेगा तो प्लीज जस्ट अनम्यूट एंड से योर नेम फर्स्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चन. ओके. Okay, so Sanika Dhanke, please tell me what is biofortification? सानिका, मैं आवाज आ रही है? Great. So I think she is not able to listen. Shubhangi, tell me what is biofortification? Shubhangi Bagul. Okay. So Sanika not answering. Shubhangi not answering. Shubhangi Dubey. Wow. Vaishnavi Pandit. Just unmute yourself and answer the question if you are able to answer. और if you are not even अगर पता भी हो तो एटलीस्ट अनम्यूट आंसर कि मुझे पता नहीं है करके. और एल्स मुझे ऐसा लगेगा कि तुम लोग ने अटेंड नहीं किया है, सिर्फ सो रहे हो करके, एंड फोकट में कुछ तो पनिशमेंट मिल जाएगा इसकी वजह से. सो प्लीज एटलीस्ट इफ यू डोंट नो इट्स ओके, जस्ट बताओ कि मुझे नहीं पता है करके, बट एटलीस्ट अनम्यूट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड तुम लोग वहां पे हो. मैंने 4 लोगों को पूछा एंड नन ऑफ देम इज एबल टू आंसर एंड नॉट इवन हैविंग अ कर्टसी टू अनम्यूट एंड से कि मुझे आता नहीं है. दैट्स फाइन. प्रथमेश, what is biofortification? Bhagyesh. Okay, so nobody is answering. So जिसको पता है वो आंसर कर दे, और else let's move. बस बताने से पहले अपना नाम बताओ so that I can understand कि कौन आंसर कर रहा है. हेलो सर. क्या? वेदांत सुरलकर. हाँ हाँ वेदांत. Improves nutritional qualities of food crops by modern biotechnology and plant breeding. Yes, so basically improves the nutritional value of the plant by using a transgenic plant basically, or फिर genetic engineering we can say. Okay, so that is correct. Ujjwal is saying concentration of nutrients. That's good. That's right. But let's go in a more typical word that improves nutritional quality. अभी वो concentration कितना और किसका बढ़ रहा है that we don't know. So basically using the word concentration becomes more quantification. Like इस थोड़ा quantify करने वाला term हो जाता है. So basically for now let's limit ourselves कि okay, improves nutritional value or quality of the plants. So that's correct. And those who are not answering, thank you very much for your constant cooperation and support कि तुम लोग ने इतना अच्छे से हर लेक्चर में आके सोए हो. That's good. So there is no loss from my side. Loss तुम्हारा ही है. So think and take care. And suddenly जो participants 70 थे वो 63 हो गए. वाह, मतलब इतना डर हो चुका है. I hope ऐसा नहीं था. Just because some network issues disconnected हो रहे हैं, but still. So whatever, let's move. So now transgenic plants हो गया. Obviously there is something called as transgenic animals also. So there are different types of animals जो develop किए गए हैं,
and which has been there for like for research purpose या फिर कुछ typical study करने के लिए, and having a typical बोलते ना extra properties जो normal इसमें नहीं होते हैं. So these are just few examples. So the first one is that is a transgenic fowl, which is mainly produced by the meat and the egg purpose. उसका बेसिकली जब मीट इट्स नॉट लाइक ओके जो नॉर्मल का फाउल से या फिर जो चिकन से वो नहीं दे सकते, बट देन द ओनली थिंग इज कि इससे जो बनेगा उसका एग एंड द मीट क्वालिटीज आर better than what we are having currently. Okay, so then there is something called a transgenic fish, which are basically protein rich in the content. So they are very protein rich. Then transgenic cows, which has a bioreactor which can give us a large amount or like increased amount of milk production, and even the milk is more nutrition based. Basically uska value is very good. And then there are many transgenic mouse which are produced for a research purpose that we will touch upon today, how mouse can be used as a research purpose. And जो center वाला diagram है, if I'm not wrong, it is I think IVF type कुछ तो है, but I don't know उन्हें label नहीं किया है. But that is something ऐसे हम लोग करते हैं. If you remember the technique micro injection, so this is something like micro injection. ये जो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज अ होल्डर जिसके वजह से हम लोग सेल्स को होल्ड करते हैं. दिस इज बेसिकली वैक्यूम बेस्ड थिंग जिसकी वजह से सेल गिरता नहीं है एंड वी कैन होल्ड इट, मतलब ठीक से पकड़ सकते हैं. एंड ये जो दिख रहा है सिरिंज टाइप, ये इसके हेल्प से हम लोग नया सेल या फिर न्यूक्लियस या फिर डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट करते हैं. तो आई डोंट नो यहाँ पे उन्होंने किस कंटेक्स्ट में वो ऐड किया है, बट दैट इज द वे. सो okay, so now which all animals are available and why they are available. Sorry. So many transgenic animals such as mice, rats, rabbits, pigs, sheep, cows, fowls, fish, and there are many more which has been produced through recombinant DNA technology. So this particular technology, as we know, इसका मतलब क्या है कि हम लोग सम और अदर वे में उसका जेनेटिक मटेरियल को इधर वी आर चेंजिंग और वी आर एडिंग समथिंग और वी आर डिलीटिंग समथिंग और वी आर सप्लीमेंटिंग समथिंग. मतलब ऐसा कुछ तो कर रहे हैं जहाँ पे उसमें हम लोग सम स्पेशल फीचर्स ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक फीचर्स है जिसकी वजह से विच आर नॉट फेवरेबल फॉर अस, तो उसको निकाल भी सकते हैं. So as I mentioned, there are multiple types of these animals which are now available, and obviously it is because we are doing the modification of the genome, and we all know what is genome. So the foreign DNA is introduced into the animal basically using the recombinant DNA technology, and then must be transmitted through the germ line so that every cell including the germ cells of the animal contains the same modified genetic material. So now I think this now you will understand, because जब भी मैं बोलता हूँ कि एनिमल बनाना है या फिर प्लांट बनाना है, जस्ट इमेजिन अपने बॉडी में देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल है. आई कांट टेक one cell and inject a typical DNA into that particular cell कि हाँ भाई तू इसमें जा. This is not possible. That's why we generally go for bacterial cells because the bacteria is nothing but a single cell. उसके पास single DNA होता है. So that's why modify करना is a bit easy. Same goes for yeast also or some lower organism जिनके पास DNA छोटा है और it is single cell organism basically. But when it's come to multicellular organisms, ऐसा हम लोग एक एक को पकड़ के उसमें DNA डाल नहीं सकते. So we want to do something जिसकी वजह से जब नया ऑफस्प्रिंग या फिर इंडिविजुअल आएगा इन द नेक्स्ट जनरेशन, that will have some genes to this particular in its or her DNA or genome basically, and that's why it is important that the genes must be transmitted to the germ line so that every cell including the germ cell of the animal contain the same modified genetic material, and that's how we generally develop a typical animal models. So the applications of this particular
ट्रांसजेनिक एनिमल्स आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, स्पेशली इन अ करंट सिचुएशन जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वी नीड समथिंग टू ट्रीट और टू चेक कि हम लोग का वैक्सीन काम कर रहा है या नहीं, या फिर जो ड्रग्स हम लोग ने इन्वेंट किए हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. एंड देयर आर मल्टीपल अदर एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं. नाउ यू विल से कि फिर बनाना क्यों है करके, ऐसे ही तो कितने सारे चूहे बाहर फिरते रहते हैं, उनको पकड़ो एंड करो. नो, व्हाट अबाउट चूहा? यू कांट इवन टेक अ कॉकरोच एंड स्टार्ट योर वर्क ऐसे, बिकॉज अ लॉट ऑफ cockroach या फिर frogs and all, because a lot of ethical issues अभी आ गए हैं. and like each and every component of the environment or animal or organism of a environment is equally important. तो हम लोग अपने फायदे के लिए and अपने benefits के लिए we can just exploit the environment and do whatever we want to do. No. कुछ भी करना है first take a proper permission and then move ahead. इसलिए if you see I don't know 11th 12th में है या नहीं, I think 12th में नहीं. Okay, so many years back even in 12th standard there was dissection experiment in a zoology. So you have to dissect the cockroach or let's say earthworm, or even sometimes the demonstration for frog, the frog dissection जहाँ पे वो लोग उसको dissect करेंगे. They will show you respiratory system, they will show you digestive system and heart and the different organelles and all. So, but then again, it was found that it is not correct, because then taking a cockroach is still at 12 to 11, 12, there is no dissection. It's in some higher studies they are giving dissection, but even that is limited one. It's not for all. So specific organisms, उसके लिए. And to overcome this problem and to solve the problems, क्योंकि हम लोग environment को कहीं से भी problem create नहीं कर रहे हैं, we started this particular thing of बोलते हैं ना animals को खुद से produce कर. So there are different animal houses. I think in Mumbai there are 2 animal houses. At least I know 2 जहाँ पे animals को nurture किया जाता है. One is in a Kharghar in Aitrek and other somewhere in Nayan. Okay, so it's a बहुत बड़ा सा सेपरेट बिल्डिंग रहता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और उनको नर्चर किया जाता है. उनको इफ यू वांट अ न्यू बैच उनको जाता है, उनको ऑफरिंग, बिकॉज वी नीड टू चेक कि कोई भी ड्रग अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो उसका इट्स नॉट लाइक कि मैंने 10 चूहे लिए, 10 मैच को मैंने इफेक्ट किया, ओके दे शोड मी रिजल्ट एंड देन आई एम डन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यहां पे चेक किया कि 10 पे लिखा, देन 10 के बच्चों में क्या चेंजेस हो रहा है, उस बच्चों में क्या चेंजेस हो रहा है. बिकॉज these all things are important. जब हम लोग कोई भी ड्रग को मार्केट के लिए भेजते हैं या फिर इट इज अवेलेबल टू द ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा ना हो कि किसी पर्सन ने ड्रग ले लिया, ही इज ओके, बट उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा दैट माइट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग, और वो बंदे को समझेगा भी नहीं. इफ यू वांट टू, मतलब तुम लोगों का इंटरेस्ट होगा तो यू कैन रीड अ केस स्टडी ऑन थैलियोमाइड. Thalidomide is a drug which is now banned basically, and उसका ऐसा होता है कि इट वाज यूज्ड एज बोलते हैं ना अनइजीनेस के लिए वगैरह, मतलब इफ समवन इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल तो ऐसा बेचैनी वगैरह होता है, उसके लिए उसको प्रिस्क्राइब किया जाता था. जनरली दे गो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि कभी कभी बहुत ज्यादा अनइजी फील होता है, बेचैनी होता है, uncomfortable feel hota hai, nausea and all. It's very common for this. Like, so the doctors used to prescribe this particular drug to the this pregnant ladies basically. Okay, and suddenly after few like within some span after वो drug use किया गया, it was observed that in that country suddenly जब भी babies पैदा हो रहे थे और जो newly born babies, they were deformed. मतलब उनके हाथ में कुछ तो प्रॉब्लम, पैर में कुछ तो प्रॉब्लम, द फेस वाज नॉट प्रॉपर. सो इन्होंने दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है करके. बट देन ओके दे थॉट कि दिस माइट बी बिकॉज सम ऑफ प्रेगनेंसी
बोलते ना कॉम्प्लिकेशंस या फिर कुछ तो मदर को कुछ डैमेज हुआ रहेगा नॉट, so they started thinking that way and they did not pay attention, but suddenly the number of newly born children जो कि ऐसे डिफॉर्म स्टेट में थे was quite high. It was on a peak, क्योंकि मतलब अभी this is not because something कि वो ऐसे ही randomly किसी वजह से हो रहा है या specific random results के वजह से हुआ है. There has to be some common source because of which it is happening. And जब research हुआ and they found that this particular drug जो लोग prescribe कर रहे थे, it was okay. The mother was feeling getting relief because from the uneasiness and the discomfort and all things, but then the drug was actually affecting the fetus or the embryo of the basically the pregnant lady. So जब वो सब after and it was very much बोलते ना visible and the clear, जब भी वो पैदा होते थे the babies were disformed or like not properly developed. It was having some abnormalities and all. And then they understand okay, this was because of the drug जो doctors prescribe कर रहे थे for the thing. And then जब उन्होंने cross check किया and तो उन लोगों को समझा कि okay, they did not do a proper research, they did not check it on a proper set of human beings. So कोई भी ड्रग आता है तो उसको चेक करना पड़ता है कि ओके वो बच्चों पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एडल्ट पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मेल्स पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फीमेल्स पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, व्हाट इज द स्टेट इन केस ऑफ ओल्ड एनिमल ओल्ड ह्यूमन बीइंग्स की ओके जिनका एज 60 अबव है, किसी का 80 अबव है, तो क्या डिफरेंस हो रहा है, कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, कोई न्यूली बॉर्न है उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है. So all these things, that's why the development of any drug or vaccine takes quite a long period, because इतने सबको ये check करना is essential and important thing. It's not like कि कैसे भी बना के दे दिया and let's take a call कि क्या होता है देख लेंगे आगे क्या. No. So that's why these particular animal studies are important and उसके लिए हम लोग को animals करना पड़ता है. अगर तुम लोग I don't know सुना है या नहीं, but even few months back basically there was a news कि just because the companies want to take उन लोग का कोरोना vaccine forward, they are just compromising somewhere with the research. So they are not doing a proper animal model studies and just pushing it to go to the clinical trials, which is not a proper thing. It is not ethically correct. पहले animals में prove करो कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, and then only go to the next step. टाइम लगेगा ठीक है, दैट कैन बी थोड़ा वेट किया जाएगा, मैनेजेबल है, बट the lives are more important than anything else I think, and that's why now they have taken a large number of बोलते ना guidelines and all, because लास्ट मंथ में ICMR ने डिक्लेयर किया था, दे हैड जस्ट सर्कुलेटेड ऑन कि ओके 15 अगस्त को हम लोग का वैक्सीन आएगा, एंड द एंटायर वर्ल्ड गॉट टेकन कि अरे इंडिया ने 15 अगस्त मतलब 1 month में how can they publish or they can release a vaccine, this is just beyond बोलते ना imagination also कि ऐसा हो ही नहीं सकता. And then again the WHO interrupted and all and the things happen and then they taken their words back. नहीं हम लोग का मीनिंग ऐसा नहीं था, हम लोग ने just वो like to fasten up the process कि लोगों को प्रेशर आने के लिए हमने वो ऐसा किया. तो whatever but the agenda is क्या, research is important और उसमें एनिमल स्टडीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल. जब तक एनिमल स्टडीज नहीं करेंगे कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी. एंड दैट्स वेयर दिस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट. सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट की क्यों इंपॉर्टेंट है दिस थिंग्स एंड व्हाई मैंने नहीं बोला, दैट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस देन? सो लेट्स गो वन बाय वन. So the very first is like in medical research, obviously it is important. The transgenic animals are used to identify the functions of a specific factors in complex homeostatic system. Homeostatic kind of balance system basically हम लोग बोल सकते हैं. Through overexpression or through overexpression or underexpression of a modified gene. So let's say there is one disease which is caused by gene X. तो मुझे चेक करना है कि वो जीन X का रोल क्या है और द पर्टिकुलर डिसीज वो कैसे काम करता है, वो डिसीज क्यों हो रहा है, मतलब वो जीन काम नहीं कर रहा है इसलिए वो डिसीज हो रहा है, या वो जीन ज्यादा काम कर रहा है इसलिए वो वो डिसीज हो रहा है. तो व्हाट विल आई डू, आई विल टेक एनिमल्स एंड इन वन एनिमल आई विल कीप एवरीथिंग नॉर्मल जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगी. आई विल टेक अनदर एनिमल जिसमें हम लोग वो जीन को अंडर एक्सप्रेस करेंगे, मतलब द जीन विल बी नॉट फंक्शनल, वो ज्यादा ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसमें वो कुछ प्रोटीन नहीं बना पाएगा. एंड इन अनदर एनिमल्स हम लोग वो जीन को ओवर एक्सप्रेस करेंगे, मतलब वो एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाएगा.
नाउ वी विल कंपेयर ऑल these थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स विद ईच अदर, क्योंकि जो नॉर्मल था उससे कंपेयर में अंडर एक्सप्रेस में क्या दिखा एंड ओवर एक्सप्रेस में क्या दिखा, एंड इन दिस वे वी डू अ टिपिकल रिसर्च. देन इन अ केस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी स्टडी, तो बेसिकली ऐसे मैंने बोला कि कोई भी अगर ड्रग आने वाला है या कोई भी प्रोडक्ट आने वाला है, इट इज इम्पोर्टेंट टू डू एनिमल मॉडलिंग टू चेक आउट कि ओके वो ड्रग का इफेक्ट क्या है, वो कितना टॉक्सिक है और कितना सेफ है टू यूज. दिस कैन बी यूज. Then it can be used in a mammalian developmental genetics. So to understand, okay, so as I mentioned many times, even in inheritance and variation chapter में भी, genetics का research is like okay, हम लोग का भी a lot of information हम लोग के पास है, but it is not still there are so many बोलते ना unrevealed या फिर बोलते ना unopened chambers of genetics जो अभी तक इतना लाइमलाइट में नहीं है, फिर इतना डेवलप नहीं है. तो this particular animal studies can be done to understand and perform different genetic based experiments and to understand कि exactly क्या हो रहा है. अगर मैंने कोई जीन को कम कर दिया, किसी को ज्यादा कर दिया, कैसे कौन से एनिमल्स के ब्रीडिंग करने के बाद कौन सा टाइप का like the offspring will have which kind of phenotypes और क्या होगा, वो सब देखने के लिए this particular animals can be used. Okay, then obviously in molecular biology very important for the analysis of the regulation of gene expression, which makes use of evaluation of specific genetic change at a level of whole animal. मतलब एक जीन कैसे पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन जीन ऑन द टिपिकल सिस्टम, दैट कैन बी चेक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूजिंग दिस पर्टिकुलर एनिमल मॉडल्स. Okay, then in a pharmaceutical industry, obviously for targeted production of pharmaceutical proteins, drug production and product efficacy testing. तो कोई भी फार्मा कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट नया आने वाला है, लेट्स से सिप्ला का आ रहा है या कोई और किसी का और लुपिन का आ रहा है, so this particular companies has to provide first a proper animal study data कि okay, हम लोगों ने सेल लाइन्स पे किया था, रिजल्ट्स वर दिस, हम लोगों ने एनिमल मॉडल्स पे किया था, these are the results, and then only they will get approved by the ethical committee कि okay, तुम लोग का डेटा तुम लोगों ने जो दिखाया है एनिमल स्टडीज एंड सेल लाइन स्टडीज आर satisfactory. okay, मतलब ठीक है, we can consider it okay as a legit data and we can take it forward, और उसके बाद हम लोग को आगे का काम करने के लिए परमिशन मिलता है. So this is something typical applications for in a pharma company. Then in biotechnology, which is a core now, as a producer of specific protein, as we consider in the case of cows, the milk is a increase in a milk product is a important fact. In case of some for the production of beef and rules which are actually given a typical treatments or modified in such a way that कि उन लोग में extra बोलते ना mass gain होता है, and they can be considered for the meat and all productions. So yes, and also for human product engineered hormone productions it can be used. Then genetic engineering of livestock, मतलब the cattle related, and the aquaculture, obviously fish related, affecting the modification of animal physiology and anatomy. So इसकी वजह से like a typical effect on the animal physiology and anatomy can be again studied. And then again, cloning can be done using the to produce a specific bloodline. So sorry, so cloning can be done using this particular animals, and we can check okay क्या हो रहा है, क्या effect है, कैसे हो रहा है. And again, there is to reproduce specific bloodlines. So these are nothing but the typical types of cells. And then developing the animals specifically created for a use of xenografting. What is xenografting? Xenograft is a kind of tissue or a tumor cells or any part of the organ taken from one individual and then putting in a second individual. So basically, अगर मैं example देना चाहूँ तो I can give a very common example in terms of cancer. तो क्या होता है कभी-कभी ना human beings produce different types of tumors. Okay, in cancer. So डिपेंडिंग ऑन कि ओके ओरल कैंसर है, लंग कैंसर है या फिर कौन सा भी कैंसर होगा. तो कभी कभी कैसा होता है कि तो ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं ना, दिस आर वेरी डिफिकल्ट टू मतलब कभी कभी आइसोलेट करना, एंड टू उनका जो इफेक्ट होता है लाइक इन सिस्टम इफेक्ट इज डिफरेंट, और हम लोग जब उसको सेल्स को कल्टिवेट करते हैं, कल्चर करते हैं, प्लेट्स, इट इज डिफरेंट.
तो टू चेक एग्जैक्टली वो सिस्टम में कैसे काम करता है, क्या होता है कि वो टिश्यूज को डायरेक्टली लेके उसको सस्पेंशन बना के बेसिकली काइंड ऑफ डायरेक्टली एनिमल्स में इंजेक्ट किया जाता है, बेसिकली माउस मॉडल से। एंड फिर जहाँ भी हम लोग ने इंजेक्ट किया है वहाँ पे दिस सेल्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड दे फॉर्म अ ट्यूमर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर रिसर्च। So that is what we call xenography. Then that is a basic background about the transgenic animals and its applications. Now today we will just see one type of animals or one typical application of a transgenic animal basically. So it is a transgenic mice which is generally used for a cancer research. So as we all know, cancer is a very important nowadays because a lot many people are suffering from a cancer. मतलब पता नहीं reasons क्या है, कुछ भी हो सकते हैं. Changing lifestyle is one important reason, and then अपना typical life pattern, the eating habits and all. मतलब see, it's not like कि मैंने दिन में 10 बार पिज्जा खाया and that's why I will develop. No, not because of that. It's like कि sometimes ना a lot many things come in a picture. बहुत सारे म्यूटेशन एक बार हो जाते हैं बॉडी में एंड देन इट डेवलप्स इनटू कैंसर. ऐसे एक बार कुछ खा लिया या फिर कुछ कर लिया, इसके वजह से नहीं होता. देन देयर आर सम केमिकल्स व्हिच आर एक्चुअली कार्सिनोजेनिक. तो अगर हम लोगों ने वो केमिकल्स बाय मिस्टेक टच कर लिए होंगे या फिर दे केम इन कांटेक्ट विद अस फिजिकली, तो कैंसर हो सकता है. या फिर यूवी लाइट एक्सपोजर. यूवी लाइट एज वी नो कि is not that good for our body system. Because of the UV light, there are many skin cancers and are caused by the UV light, and there are also some other types of cancers which can be caused by the UV light, or to be very specific, typical radiations. And that's why it is important to understand कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. तो अगर मुझे चेक करना है कि let's say take this example only. So through laboratory investigations with the transgenic mice that have been modified using a particular oncogene. So now what is oncogene? Oncogene is a gene which causes a cancer. So let me tell you, in everyone's body, हम सबके पास ये oncogenes present है. The only difference is like हम सबके body में ये oncogenes है, but they are not in a active state. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि देर आर चांसेस दैट कि सबको कैंसर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कि किसके बॉडी में ये ऑन्कोजेंस एक्टिवेट हो रहे हैं और किसके बॉडी में ऑन्कोजेंस एक्टिवेट नहीं होते हैं. So these are the onco is a basically a term related to cancer. So oncology is a study of cancer. Oncogene is a gene causing cancer. Okay, oncologist is a person or doctor which is basically uses treatment for a cancer. So these typical terms. And then okay, so I got to know that there is a one gene oncogene and thus which can develop a certain types of cancer. But then we don't know exactly what is the relation between this oncogene and the cancer. मतलब ठीक है, oncogene से, and let me tell you, this ये जो oncogene से under normal state without activation, they are actually helping us. They provide some growth factors, they provide some chemicals जो हमारे लिए important है. These are required for our body. But जब कभी UV light आके इसको activate करेगा, कुछ mutations होगा इस gene में, only then and then this particular oncogene causes a cancer. Okay, so I hope I'm clear. So please don't have any misunderstanding with the oncogenes. कि अरे हाँ, ये जिसने बोला कि सबको कैंसर हो सकता है. In not that sense. I'm saying कि हर एक के पास वो genes होता है. And in the same way, जैसे हमारे पास oncogenes है, in the same way हमारे पास और भी types of genes है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. मतलब ऐसे जीन्स कि अगर ट्यूमर बन भी गया तो उसको मारने के लिए भी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है. ओके, तो तुम लोग बोलोगे कि ओके ओके कैंसर के लिए भी सिस्टम है, कैंसर प्रिवेंट करने के लिए भी सिस्टम है, तो फिर कैंसर होता क्यों है? द आंसर इज लाइक इम्बैलेंस. समटाइम क्या होता है कि ऑन्कोजीन्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बहुत कम एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर वो डिलीट हो जाते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, म्यूटेट हो जाते हैं, तो दे कांट डू देयर वर्क प्रॉपर्ली. So when one of them, either the oncogenes get activated or the tumor suppressor genes get deactivated, it will lead to cancer. Okay, so just that is the background. So just to understand now
how to understand the relationship between the oncogenes and the cancer it is causing. So this can be answered using the typical transgenic animals. तो मैं क्या करूँगा? I will take an animal and I will check out कि okay, अगर मैंने उसको ओवर एक्सप्रेस कर दिया या फिर मैंने वो जीन को डिलीट कर दिया तो क्या इफेक्ट हो रहा है, या फिर अगर नहीं किया तो क्या इफेक्ट हो रहा है. In that way I will check. So one example they have given यहाँ पे, it is in the laboratory of the Philip Leder in Harvard University, USA. They developed a transgenic mouse model which was used for the investigation of a breast cancer. Okay, so in what they did, उन्होंने दो oncogenes को select किया था, MYC and the RAS, and they check कि अगर MYC ओवर एक्सप्रेस होगा तो क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर RAS ओवर एक्सप्रेस होगा तो क्या इफेक्ट हो रहा है, कि RAS में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ MYC एंड RAS, वो लोग में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सब स्टडी करने के लिए they use this particular mice and transform into particular mice into particular genes and used to study breast cancer. So now I hope you understand how mice are used for this particular cancer research. So these are just the images I would like to show you. The very first image देख रहे हो तुम लोग, इसको बोलते हैं न्यूड माइस. न्यूड माइस बिकॉज उसके पास थाइमस नहीं होता है. इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज माइस बिकॉज थाइमस नहीं होता है तो वो टी सेल्स नहीं बनाता है, तो वो टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनाता. And if you remember your circulation chapter, lymphocytes are very important in providing the immune system immunity. It helps in macrophaging activity. It is having, it helps in producing some antibodies and all. So just when nude mice is developed, the thymus is not developed in a particular mice, and that's why there will be no T lymphocytes. अगर T lymphocytes present नहीं है nude mice में, so obviously there will be no immunity based on T lymphocyte. Okay, there will be immunity based on some B lymphocyte or some other cells जो body में है. But T lymphocytes जो major chunk or the major part contribute करते हैं in immune system, those will be absent. And that's why this particular animal is very weak. तुम लोग देख सकते हो, मतलब दिखने में भी वो कितना ऐसा मतलब delicate and all. So अगर थोड़ा सा भी infection हो गया तो मर जाएगा ऐसे. So ऐसे mice को develop किए जाते हैं and they are generally used for the study of cancer. So ऐसे mice में I will introduce my cancer cells and I will check कि उसमें tumor grow हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है. Then I will insert some drug and I will check कि जो tumor grow हुआ है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने level तक कम हो रहा है. In that way. Okay. Then the second one is like these are the mice in which fluorescent protein is added. So gene for fluorescent protein. और जब उन लोग को एक्सप्रेस किया गया तो यू कैन सी उनके आईज में यू कैन सी ग्रीन फ्लोरेसेंस, उनका टेल इज ग्रीन फ्लोरेसेंस. These are also transgenic mice. And this is a skid mice, the white mice. तुम लोग बोल सकते हो that little Stuart Little जैसे. This is a albino type of mice जिसका पिगमेंट नहीं होता. And this is also used for the research purpose. So these are typical types of the mice which are commonly used for research purpose. There are many more other types. There are also other types of rats and all also used. But these are just some common examples. So if you are having any doubt, please ask. We will continue in the next lecture. If doubts say. Okay. So yeah, कुछ पूछना है किसी का? I think mic is on. Okay, so there is nothing. सर वो हेलो सर. हाँ. सर वो किसी एनिमल जिनको अभी तक ह्यूमंस में डाला गया है क्या? एनिमल जिनको ह्यूमंस में अभी तक ऐसा कोई नहीं किया गया है, बट ह्यूमन जीन्स को एनिमल्स में डाला गया है. दैट इज पॉसिबल. ह्यूमन जीन्स को डाला है सर? हाँ, एनिमल या वैसे किया गया है.